इस कहानी के स्टार्टिंग में हमें दोंगसू नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि साउथ कोरियन सिटी सियोल के अंधेरी गलियों में गाना गाते हुए घूम रहा था। दरअसल ये थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा होता है जिसे सोसाइटी के साथ घुलने मिलने से कोई परवाह नहीं था, और वो ऐसा इसलिए कि इसके अंदर बचपन से ही कुछ अनोखी शक्तियां आ गई है जिसकी वजह से इसके आसपास के लोग इसे पनौती समझने लगे थे। और उसका वो पावर क्या है हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। अब यहाँ प्रेजेंट टाइम में उसी खामोश गलियों में घूमते टाइम दोंगसू को कुछ गैंगस्टर्स पकड़ लेते हैं। दरअसल ये लोग ऑर्गन ट्रैफिकिंग वाले माफिया होते हैं जो कि शहर के यंग लड़का लड़कियों को पकड़ के उनकी बॉडी पार्ट्स को बेच दिया करते हैं। अब यहाँ भी वो लोग वैसे ही करते हैं और दोंगसू को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। अगले सीन में हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि किसी सीक्रेट सर्जरी रूम में दोंगसू की बॉडी को काट रहा था। वो यहाँ इसकी दोनों आंखों को भी निकाल देता है, पर इसी पल में दोंगसू को होश आ जाता है जहाँ उसके शरीर से बाहर निकाले लगे आंखें भी हिलने लगते हैं जैसे वो वही से अपनी बॉडी को देख पा रहे थे। अब हमें दोंगसू की अनोखी पावर को दिखाया जाता है और वो पावर ये है कि उसकी बॉडी अपने आप ही हील हो जाती है, जिस वजह से उसके सेल वेनम मूवी की तरह ही सेकंडों में सारे घाव भर देते हैं। अब यहाँ भी दोंगसू उठ जाता है और अपने आंखों को अपनी बॉडी में लगाने लगता है, पर ये देखते हुए वो डॉक्टर अपने गैंग वालों को यहाँ बुला लेता है। पर ये तो एक फट्टू आदमी था जो कि लड़ने के बजाय यहाँ से भाग जाता है और इसी हड़बड़ी के वजह से उसकी एक आंख यहाँ छूट जाती है। और अब तक आप समझ गए होंगे कि इस मूवी का पोस्टर ऐसा क्यों है। अब सीन शिफ्ट होकर अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ शहर के बीचों बीच एक स्टैचू को खड़ा कर दिया गया था जिसे देखते हुए लोगों की तो होश उड़ गई थी, क्योंकि कोई कैसे ही इतनी सुंदर मूर्ति को एक रात में यहाँ बना सकता है। पर जल्दी ही इसकी असलियत सामने आ जाती है क्योंकि ये कोई मूर्ति नहीं एक लड़की का डेड बॉडी थी जिसे किसी ने कुछ केमिकल्स का लेयर लगा के यहाँ छोड़ दिया था। अब यहाँ पुलिस आती है और बॉडी को अपने साथ ले जाती है जहाँ काफी घंटों की छानबीन करने के बाद उन्हें उस बॉडी में एक मार्क के अलावा कुछ नहीं मिलता, और वो मार्क था 2 अल्फाबेट्स का P&L। ये कुछ वैसे थे जैसे कुछ कलाकार अपना ट्रेडमार्क छोड़ने के लिए नीचे अपना नाम लिख लिया करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में यह दोंगसू को दिखाया जाता है जो कि अपनी एक आंख में आई पैच लगा के गिटार बजा रहा था, जहां हमें पता चलता है कि ये एक म्यूजिक आर्टिस्ट है और इंटरनेट पर गुमनामी से कवर म्यूजिक अपलोड किया करता है। पर अब तो यहाँ प्रैक्टिस करते करते इसकी एक आंख में पेन होने लगती है और इसे एक विजन नजर आती है जिसमें ये देखता है कि एक आदमी कंप्यूटर पर बैठकर जोडियाक साइंस के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहा था, और उनमें वो लेटर भी था जो उस लड़की के स्टैचू पर बनाया गया था जिन्हें वो सब टीवी पर दिखा रहे थे। दोंगसू यहाँ कुछ स्केचेस को भी देखता है और कुछ देर में समझ आता है कि उसका जो खोया हुआ आंख था अब किसी एक आदमी के आंखों की जगह पर लगा दिया गया है, जिसकी वजह से अब ये उसके सामने की चीजों को भी देख पा रहा था, पर ये तो कभी उस आदमी का शक्ल नहीं देख पाएगा। और फिर अगले सुबह शहर में एक और स्टैचू आ गई थी जिसके लिए इस बार किलर ने एक लड़के को मार दिया होता है। वो इस बार काफी ब्रूटल तरीके से अपनी विक्टिम को एक जगह पर टांग दिया होता है, जिस वजह से अब पूरे शहर में दहशत फैल जाती है। पुलिस वाले भी काफी परेशान थे क्योंकि उन्हें भी कोई क्लू नहीं मिल रहा था, जहां डिटेक्टिव चोई तो दीवार पे सर मारने पे आ गए थे। अब सीन शिफ्ट होकर दोंगसू को दिखाया जाता है जो कि एक पुराने इलेक्ट्रिक शॉप पे काम किया करता था, पर अभी यहाँ एक बूढ़े आदमी को कुछ गुंडे मवाली मारने लगते हैं जिसे ये बचाने जाता है, पर वो लोग तो इस पर भी टूट पड़ते हैं। एक बंदा तो चाकू से इसके कान को काट के अलग कर देता है, पर ये तो उल्वरिन था जिसके कान फौरन अपनी बॉडी में जुड़ जाते हैं, जो देखते हुए उन गुंडों की तो फट गई होती है और वो तुरंत यहाँ से भाग जाते हैं। अब इस तरफ ऑर्गन ट्रैफिकिंग वाले दोंगसू को कुत्तों की तरह ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि उन्हें भी पता चल गई होती है कि उसके बॉडी खुद को हील कर सकती है, जिसका मतलब दोंगसू के ऑर्गन्स का कीमत मार्केट में करोड़ों में जाने वाली थी। अब रात को दोंगसू फिर से अपना रोजाना म्यूजिक प्रैक्टिस करने के लिए बैठा होता है, जहाँ फिर से उसे अपनी आंखों में दर्द होने लगती है और ये फिर से किलर का कुछ अजीब सा विजन देखता है जिसकी वजह से इसे काफी गुस्सा आता है और वो उसी ऑर्गन ट्रैफिकिंग वाले डॉक्टर के पास जाने की सोचता है ताकि ये उससे पता लगा पाए कि उसने इसकी आंख को किस में लगा दिया है। पर इस बुद्धू को तो छुपना भी नहीं आता था, जिस वजह से डॉक्टर के पास जाने से पहले ही गैंग वाले इसे देख लेते हैं और इसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन अब बड़ी मुश्किल से दोंगसू उनसे बचने में कामयाब हो जाता है। अब दूसरी तरफ हमें किलर को दिखाया जाता है जो कि अपने अगले विक्टिम को किस तरह स्टैचू बनाएगा ये डिसाइड कर रहा था, और हमें वहाँ एक बच्चे की डेड बॉडी को दिखाया जाता है जिसे इसी ने मार के यहाँ लाया होता है, और उसका मतलब कल शहर में एक और स्टैचू आने वाला है। अब अगले सुबह हम एक लड़की रैंक को देखते हैं जो कि बस से अपने काम के लिए जा रही थी, और तब उसे यूट्यूब पे हमारे दोंगसू का गाना मिल जाता है, वही गाना जिसको इसने गिटार बजा के कवर किया था। अब रैंक अपनी वर्क प्लेस पे आती है जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, और हम देखते कि किलर ने उसी बच्चे को मार के यहाँ स्टैचू बना दिया था। अब कुछ देर में रैंक अपनी ऑफिस में जाती है और अपनी टीम लीडर जीन से मिलती है जो कि एक्चुअल में इसका क्रश भी होता है, पर वो तो बड़ा गुस्से वाला और अकड़ किस्म का बंदा होता है जो कि काम के अलावा किसी से अच्छे से बात नहीं करता था। पर रैंक तो फिर भी उसके पीछे ही लगी रहती थी।
अब ऐसे ही एक दिन जब रैंक जीन के साथ थी, इसके फोन में दोंगसू का वो म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है क्योंकि रैंक ने उसी म्यूजिक को अपना रिंगटोन बनाया होता है। जहां उस म्यूजिक को सुनते ही जीन की आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ दोंगसू को भी अब जीन के सामने की सब कुछ दिखने लगते हैं और हम समझ जाते हैं कि वो किलर जिसमें दोंगसू का एक आंख लगाया गया है और कोई नहीं, यही जीन ही है। और ये बात भी क्लियर हो जाता है कि वो दोंगसू का फेवरेट गाना सुनते ही इन दोनों के बीच में कनेक्शन स्थापित हो जाता है, क्योंकि पहले के दोनों बार जब दोंगसू उस गाने को बजाने की कोशिश किया था उसे तब भी किलर जीन के विजन दिखाई दिए थे। लेकिन अजीब बात यह है कि इन दोनों को अभी तक उस बारे में पता नहीं चल पाया है। जहां दोंगसू विजन से यहाँ के लोकेशन को याद रख लेता है जो कि जिन के ऑफिस के बाहर का ही स्क्वायर था, और अगली सुबह हम उसे उस जगह पर देखते हैं जहां इसकी मुलाकात रैंक से हो जाती है। पर वो तो इसे नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी दोंगसू उससे बात करने की कोशिश करता है और पूछने लगता है कि तुम यहाँ कल किसके साथ खड़ी थी। पर रैंक तो इसकी ये हाल देख के इसे कोई गलत आदमी समझने लगती है और इग्नोर मारते हुए यहाँ से चली जाती है। अब यहाँ परेशान दोंगसू को कुछ याद आता है और वो पहुंच जाता है एक एस्ट्रोलॉजर के पास, क्योंकि एक बार अपनी विजन में इसने किलर को जोडियक साइंस के ऊपर कुछ रिसर्च करते देखा था और मारने के बाद भी वो डेड बॉडीज पर कुछ वैसे ही निशान छोड़ दिया करता है। जहाँ वो औरत इससे ये सब बातें सुन के कुछ कंफ्यूज हो जाती है और कहती है अगर सच में इन साइंस के हिसाब से मर्डर हो रही है तो कल भी एक मर्डर होने वाला है, और जल्दी वो खुद ही ये बात पुलिस को बताने की कोशिश करती है। लेकिन दोंगसू उसे कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही पुलिस के पास जाने वाला हूँ और मैं ये सब उन्हें समझा दूंगा। अब अगले सीन में हम रैंक को जिन के घर में देखते हैं, जिसका मतलब इन दोनों की रिलेशनशिप अब थोड़ा आगे बढ़ चुकी है। दरअसल ये आज रात जिन के घर में रहने आ गई थी, पर यहाँ तो रहने के अलावा कुछ और भी होता है जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब उनका काम खत्म होने के बाद जिन नहाने चला जाता है, जिस बीच रैंक इस बड़े से घर में घूमने लगती है। इसे वहाँ पे एक स्केच बुक मिलती है और उसे खोलने पर इसे रिसेंट में पाया गया स्टैचू का ड्राइंग मिल जाता है और ये समझ आती है कि जिसके साथ ये रहने आई है वही शायद सीरियल किलर है। और अगले सुबह एक सुनसान गलियों में एक और स्टैचू आ गई थी, पर लकीली ये रैंक नहीं थी। वो भी सबके जैसे न्यूज पे स्टैचू की खबर देखती है और उसे कंफर्म हो जाती है कि उसका लवर जिन ही वो किलर है, क्योंकि पिछले रात देखी हुई स्केच बुक में इस स्टैचू की भी एग्जैक्ट स्केच को ड्रॉ किया गया था। अब उस तरह क्राइम लोकेशन में दोंगसू भी पहुंच गया था, लेकिन वही ऑर्गन ट्रैफिकिंग वाले फिर से उसके पीछे लग जाते हैं। वो वहां से फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उन्हें चकमा नहीं दे पाता और वो लोग इसे पकड़ लेते हैं। यहाँ वो लोग उसे बहुत मारते हैं, साथ में वही छोटे दांत वाला गुंडा इसके एक हाथ को काट के अलग कर देता है, ये चेक करने के लिए कि सच में इसकी बॉडी हील होती है या नहीं। और उसे तसल्ली हो जाती है क्योंकि फौरन ही दोंगसू के हाथ के जगह से टेंटिकल जैसे मसल्स बाहर निकलने लगते हैं और उसके कटे हुए हाथ को जोड़ देते हैं, जो देखते हुए वो गुंडा काफी खुश होता है क्योंकि अब वो दोंगसू के ऑर्गन्स बेच के मालामाल होने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि वो लोग इसे यहाँ से ले पाए, एक लिसा नाम की लड़की यहाँ के उसे बचा लेती है। वो इन सबको किसी तरह का इलेक्ट्रिक वेपन से शॉक देके बेहोश कर देती है। अब लिसा दोंगसू को बताती है कि वो एक नोवेलिस्ट है जो कि कोरियन अर्बन लेजेंड कनेक्ट के ऊपर एक नोवेल लिख रही है। दरअसल एंशिएंट कोरियन कहानियों में कुछ कनेक्ट नाम के सुपरनेचुरल लोग रहा करते थे जिनकी बॉडी पार्ट्स कभी खराब नहीं होते थे, जिसकी वजह से उन लोगों की लाइफ स्पैन भी कई सैकड़ों साल बन जाया करती थी। जिसपे दोंगसू कहता है कि तो तुम्हारे हिसाब से मैं भी शायद एक कनेक्ट हूँ, पर तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला? जवाब में लिसा कहती है कि इन्हीं ऑर्गन ट्रैफिकिंग वालों की वजह से शहर में तुम्हारी खबर फैल गई है। वो लोग तो अभी से तुम्हारे ऑर्गन्स को बेचने के लिए डील करके बैठे हुए हैं, पर असल में ये लिसा क्या चीज है और उसे इन सब के बारे में क्यों इंटरेस्ट है, ये सब हमें आगे पता चलेगा। अब अगले दिन हमें रैंक को ऑफिस में देखते हैं जो कि डरे सहमे हुए जीन की सामना करती है, पर जीन को तो अब तक पता नहीं था कि रैंक ने कल रात इसकी स्केच बुक देख ली है। शायद इसी वजह से रैंक अभी तक जिंदा है। लेकिन अब भी रैंक पुलिस को ना बताते हुए जीन से अकेले में बात करने के लिए छत पे बुलाती है। ये तो हॉरर मूवीज के कैरेक्टर्स के जैसे ही है कि पता है वहां भूत है पर फिर भी बोलेंगे। अब ये दोनों ऑफिस के टेरेस पे चले जाते हैं जहाँ रांग अबू से उसके स्केचेस के बारे में पूछ लेती है। तुम्हारे पास इन स्केचेस का आइडिया कहाँ से आ जाता है? क्योंकि ये सब शहर में आने वाले डेड बॉडीज के स्टैचू से मिला करते हैं। देखो मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे इन सब से कोई भी न्योता रहे। पर इससे पहले कि जेन इसे कुछ समझा पाए, यहाँ एक ऑफिस वर्कर का फोन बजना स्टार्ट हो जाता है जो कि छुप छुप के इन दोनों की बातें सुन रहा था, जिसे देखते हुए जिन फौरन पैनिक करना स्टार्ट कर देता है और उस बंदे पर अटैक कर देता है। जहाँ रांग को भी इनकी फाइट रोकते हुए चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। लेकिन अब तक रैंक का फोन फिर से बज जाती है, जिसमें तो दोंगसू का गाना ही रिंगटोन के तौर पर लगाया गया था। और यहाँ ये गाना सुनते ही जिन की आंखों में फिर से पेन होना स्टार्ट हो जाता है और दूसरी तरफ दोंगसू को भी फिर से जिन की विजन दिखने लगती है। मतलब इन दोनों आंखों का फिर से कनेक्शन स्थापित हो गया था। जहाँ अब जिन हड़बड़ी में उस ऑफिस वर्कर को बिल्डिंग से गिरा देता है और रैंक के पास आता है। यहाँ रैंक उसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है और भीख मांगने लगती है कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। साथ में तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी, प्लीज मुझे मत मारो।
पर उसे कहाँ प्यार समझ आने वाली थी। वो रेंग का भी गला मरोड़ के खत्म कर देता है। जहाँ ये सब सीन से दोंगसू नीचे से अपनी विजन में देख लिया होता है, पर अभी तक तो वो किलर का फेस नहीं देखा था। लेकिन फिर भी वो दौड़ते हुए बिल्डिंग में किलर को ढूंढने की कोशिश करता है। जहाँ अब तक इन दोनों खून की वजह से पूरे एरिया में अफरा तफरी मच गई थी और बिल्डिंग को सील करके पुलिस को भी बुला लिया गया था। यहाँ दोंगसू भी पागलों की तरह खूनी को पहचानने की कोशिश करता है। दरअसल वो विजन में जिन की जैकेट को याद रख लिया होता है और एक बंदे के पास वैसे ही जैकेट देख के उसका वॉशरूम तक पीछा करता है। लेकिन इससे पहले कि वो जिन का फेस देख पाए, पुलिस वाले इसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि अगर इसे आई पैच लगा के क्राइम लोकेशन पे भगदौड़ मचाओगे तो क्यों ही कोई इस पे शक ना करता। अब यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। पुलिस वालों को पूरा यकीन था कि यही किलर है, लेकिन ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि किलर बाथरूम में है, पकड़ो उसे। पर अब तो यहाँ इसकी बातें सुनने के लिए कोई राजी ही नहीं था। लेकिन वो बेचारे पुलिस वाले भी इसे फिर से लेने में नाकामयाब हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ भी वही लड़की लिसा आके पुलिस वालों को बेहोश कर देती है। लिसा वही लड़की थी जो कुछ देर पहले दोंगसू को गुंडों से बचाई थी। पर यहाँ हमारा गौर करने वाली बात ये थी कि ये लड़की एक नोवेलिस्ट के हिसाब से कुछ ज्यादा ही फाइटिंग स्किल जानी हुई है, और ऐसा क्यों है वो कुछ ही देर में पता चल जाएगा। अब इस तरफ अपने डेस्क पे बैठे बैठे जिन काफी परेशान हो रहा था। वो इस चीज से काफी परेशान था कि वो एक आंख वाले बंदे ने इसे पहचाना कैसे, क्योंकि ये जब छत पे उन दोनों को मार रहा था वहां तो कोई नहीं था। और ये सोचते सोचते उसे ध्यान आता है कि उसकी दाहिनी आंख में बार बार पेन हुआ करती है, जहाँ वही बंदा दोंगसू का भी दाहिनी आंख ही नहीं है। और अब उसे याद आता है कि कुछ टाइम पहले वो उसी इलीगल डॉक्टर के पास गया था अपनी इलाज कराने। कहीं उसी ने तो ये गड़बड़ नहीं किया है ना। अब इस तरफ दोंगसू लिसा के साथ अपने घर पहुंच गया था। वो यहाँ उसे बताता है कि वो एक कनेक्ट होने की बात उसे तब पता चला था जब वो एक छोटा बच्चा था। उस टाइम वो एक पेड़ से गिर के अपने हाथ पैर तोड़वा दिया था, लेकिन कुछ ही देर में उसके दोस्तों के सामने ही वो पूरी तरह ठीक हो गया, जिसकी वजह से वो लोग इसे कोई मॉन्स्टर समझ के यहाँ से भाग गए थे। जहाँ एक अनाथ होने की वजह से उसके पास कोई समझाने को भी नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद वो लिसा को अपनी प्रेजेंट लाइफ के सारे इंसिडेंट्स के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि कैसे वही ऑर्गन ट्रैफिकिंग वाले उसके एक आंख को लेकर किसी एक बंदे में लगा दी है, जिसकी वजह से अब ये कभी कभी उस बंदे का भी विजन देख पाता है। पर इसका तो किस्मत ही खराब था कि वही बंदा शहर का सीरियल किलर है, जिसके विजन से उन सारी किलिंग्स को देख देख के इसकी दिल दहल गया था। अब यह लिसा ये सब सुनने के बाद दोंगसू को सांत्वना देने लगती है और कहती है कि परेशान मत हो, अब से मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और हम जरूर उस किलर को ढूंढ लेंगे। अब कुछ देर में ये दोनों स्टोर में कुछ सामान लेने के लिए गए थे, पर अब तक पुलिस वाले शहर में इसके आई पैच लगाए हुए फोटो को सर्कुलेट कर दिए थे कि यही किलर है। अब यहाँ से निकलते वक्त भी उसकी आंखों में फिर से दर्द होने लगते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि जिन को पता चल गया है कि वो म्यूजिक सुन के ही उसके आंखों में दर्द होता है, और जिसी म्यूजिक को मरने से पहले रांग भी चलाया करती थी। हाँ, शायद ये सीरियल किलर साइकोपैथ कुछ ज्यादा ही शातिर होते हैं। अब दोंगसू विजन में देखता है कि किलर उसी की स्केच बना रहा था, क्योंकि जिन को तो पता चल गया है कि यही वॉशरूम में उसके पीछे लग गया था। दरअसल ये दोंगसू का स्केच बना के उसे वार्निंग देना चाहता था कि वो उससे दूर रहे, वरना ये उसको भी मार के उसका स्टैचू बना देगा। पर इसे कहाँ पता था कि दोंगसू एक कनेक्ट है और वो कभी मर नहीं सकता। जहाँ इसी बीच दोंगसू किलर के स्केच बुक में कुछ और भी स्केचेस को देख लेता है। यहाँ ये 3 छोटी लड़कियां होती है जिन्हें मारने की वो प्लानिंग बना रहा था, जिस वजह से दोंगसू को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो चाहकर भी अब उन लड़कियों को बचा नहीं पाएगा। अब कुछ देर में दोंगसू अपना पहचान छुपाते हुए घर लौट रहा था, जहाँ इसकी मुलाकात वही सिंगर से हो जाता है जिसकी की ओरिजिनल गाने को इसने यूट्यूब पर कवर किया था। किस्मत से वो सिंगर भी अब वही गाने को बजाने लगता है, जिस वजह से इसकी फिर से एक और बार किलर के साथ कनेक्शन स्थापित हो जाता है। पर चौंकाने वाली बात ये थी कि ये विजन में खुद को ही देखता है। दरअसल जिन अब इसके बायोडाटा निकालने उसके पीछे लग गया होता है, पर दोंगसू ये बात जानते संग उल्टा किलर की फेस देखने के लिए उसके ओर भागता है। पर इसी भगदौड़ी की वजह से ये पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। अब इसे अब डिटेक्टिव चोई के पास ले जाया जाता है। ये भी अब मजबूरन उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है, लेकिन क्या कोई इसकी बातों पर यकीन ही नहीं करता। वो कहते हैं कि तुम्हें उन हर क्राइम लोकेशन पर देखा गया है जहाँ अतीत में वो स्टैचूज मिले थे, जिसके लिए इसके पास कोई जवाब नहीं था। अब पुलिस चीफ इससे अकेले में पूछताछ करने के लिए छत पर ले जाते हैं और सारी बातें डिटेल से उन्हें समझाने को कहते हैं, जिसपे ये बताता है कि मैं ना उस किलर के साथ कनेक्ट हो गया हूँ। मैंने उसे डेड बॉडीज का स्टैचूस बनाते हुए देखा है, और साथ में वो चीख का यकीन दिलाने के लिए अपने हाथ तोड़ के हैंडकप बाहर निकाल देता है, जो देखते हुए इनकी तो होश उड़ जाती है। इसके बाद वो इन्हें किलर और 3 बच्चियों को मारने वाला है ऐसे बताता है, और इस बिल्डिंग से कूद के भाग जाता है, क्योंकि चोट तो इसे वैसे भी लगने नहीं वाली थी। अब इस तरफ जिन वही इलीगल ट्रैफिकिंग वाले डॉक्टर के पास पहुंच गया था जो कि इसका इलाज किया था। यहाँ वो उसे मार मार के बांध देता है और पूछता है कि बता क्या क्या है तूने मेरे साथ, जिसपे अब वो मजबूरन बताने लगता है। और हम फ्लैशबैक में कुछ महीने पहले की सीन्स देखते हैं, जिसमें जिन किसी से लड़के इंजूर हालात में यहाँ आया था, क्योंकि वैसे में तो ये कि साइकोपैथ, और शायद उस दिन इसकी किसी ने फाड़ दी थी, जहाँ इसी डॉक्टर ने उस टाइम उसका ऑपरेशन किया था। पर ये जब वहाँ बेहोश था, वो डॉक्टर दोंगसू का बचा हुआ एक आंख को इसके आंख से रिप्लेस कर दिया था। जो बात जानने के बाद जिन इस पर और ज्यादा गुस्सा
जैसा हो जाता है और इसको भी यहीं पे मार देता है। और अब अगले सीन में हम ऑर्गन ट्रैफिकिंग वाले गैंग को डॉक्टर की डेड बॉडी के पास देखते हैं, जहाँ उनका लीडर अपने गुंडों को डॉक्टर की किलर को ढूंढने की ऑर्डर देता है, जिसकी वजह से अब जिन भी कुछ दिनों तो किसी को नहीं मारता। लेकिन दोंगसू तो किलर की पहचान ढूंढना नहीं छोड़ा था। दूसरी तरफ लिसा भी ट्रैफिकिंग वाले गुंडों को एक एक करके मारती रहती थी। अब एक दिन दोंगसू अपनी फोन को देख के काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसके फेवरेट सिंगर ने यूट्यूब पे उसके कवर वाले गाने पर कमेंट किया था। वो तो अभी से मिलने को भी बुलाया था, जिससे दोंगसू के खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि एक छोटे कवर आर्टिस्ट के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। और यहाँ एक बार फिर से इसकी आई में पेन होती है और ये फिर से किलर के साथ कनेक्ट हो जाता है। इस बार विजन में जिन जानबूझकर इसे अपना नंबर दिखाता है, क्योंकि अब वो आखिरी बार इसे वार्निंग देना चाहता था कि ये उसका पीछा छोड़ दे। अब दोंगसू उसे कॉल करता है और पहली बार ये दोनों आपस में बात करते हैं। ये किलर को पूछते कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम लोगों को मार क्यों रहे हो, जिस पे वो कोई जवाब नहीं देता और उल्टा इसे धमकाने लगता है। वो कहता है कि तुम मुझे ढूंढना छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार के शहर में खड़ा कर दूंगा। अब दूसरी तरफ पुलिस वालों को अपने एक खबरी का डेड बॉडी मिल जाती है, जो कि शहर में होने वाले किलिंग्स पर नजर रख रहा था, पर वो मरने से पहले इन लोगों को जिन के बारे में मेल कर दिया था और शायद यही वो सस्पेक्ट है, ऐसे इन्फॉर्मेशन दिया था। इस तरफ अब लिसा दोंगसू से मिलकर उसे किलर से दूर रहने की हिदायत देती है। वो कहती है कि पुलिस वालों को शायद किलर का आइडेंटिटी पता चल गया है, इसी वजह से हमें अब इन चीजों से दूर हो जाना चाहिए। जिस पे दोंगसू कहता है नहीं, मुझे खुद ही उससे डील करना है। पर लिसा तो इसके लिए काफी परेशान हो रही थी, क्योंकि वो तब तक इसे प्यार करने लगी थी और वो यहाँ दोंगसू को वो बताती भी है और इसके बाद ये दोनों किस भी कर लेते हैं। अब इस तरफ किलर जिन दोंगसू का फेवरेट सिंगर को किडनैप करके ले गया होता है, क्योंकि वो जान गया था कि ये उस सिंगर को कितना पसंद करता है। अब दोंगसू सिंगर को बचाने के लिए अपने घर से निकल रहा था, लेकिन इसी वक्त ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले गुंडे यहाँ पहुंच जाते हैं, जिसपे लिसा कहती है कि तुम जाओ, मैं इन लोगों का ध्यान भटका देती हूँ। जहाँ दोंगसू तो इसका फाइटिंग स्किल देखा हुआ था, इसलिए वो पीछे के दरवाजे से होते हुए भाग जाता है। अब यहाँ लिसा एक बार फिर से गुंडों से लड़ने लगती है और इसी बीच वही छोटे दांत वाला गुंडा इसकी फेस को काट देता है। पर इसके बाद जो होता है वो सबसे सरप्राइजिंग सीन था, जिसमें लिसा के फेस भी अपने आप ही हील होने लगती है और हमें पता चलता है कि ये भी एक कनेक्ट है और इसलिए ही वो इतनी हिम्मत से किसी से भी लड़ जाती थी और कितने सदियों से जिंदा रहने के कारण वो एक बेहतरीन फाइटर भी बन गई थी। वो यहाँ फिर से इतने सारे गुंडों से फाइट करने लगी और सब की कुटाई करने के बाद दोंगसू के मदद के लिए चली जाती है। इस तरह पुलिस वालों ने भी जिन की लोकेशन ढूंढ लिया होता है, साथ में भी पार्किंग सीसीटीवी में सिंगर की किडनैपिंग वाले सीन्स को भी देखते हैं और उसके बाद ये पूरी तरह कन्फर्म हो जाती है कि जिन ही वो साइकोपैथ किलर है। अब रात को दोंगसू जिन की बताई हुई लोकेशन पे पहुंचता है, जहां हम देखते हैं कि अब पहले की तरह फट्टू नहीं रहा, उसे खुद की बॉडी पर पूरा विश्वास था। साथ में अब तक तो उसे अपने हाथ पैर सब कटाने की आदत पड़ गई थी, पर यहाँ जिन ने तो इसके लिए ट्रैप बना के रखा था, क्योंकि वो फौरन कुछ गैसेस छोड़ के इसे बेहोश कर देता है और इसे अपनी कार में बांध के ले जाने लगता है, जहाँ वो रास्ते में बोल ही देता है कि वो कुछ ही टाइम के बाद कैंसर से मरने वाला है और वो चाहता है कि दुनिया भी वही फील करे जो वो फील कर रहा है। वो देखना चाहता था कि लोग कैसे फील करते हैं जब वो अपनी मौत को सामने देखते हैं। वाह, यही तो है साइकोपैथ लॉजिक। वे लोग चाहते हैं कि दुनिया के साथ भी वो सब हो जाए जो उनके साथ हुआ है। इस तरफ लिसा किसी बंकर जैसी जगह में पहुंच जाती है, जहां हम देखते हैं कि यहाँ एक जियान ग्रेडखली जैसे बंदा सोया हुआ है। असल में ये भी एक कनेक्ट होता है जिसके पास भी स्पेशल पावर्स थे। लिसा उसे कहती है कि चलो अब टाइम आ गया है और ये दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। जिन यहाँ अपने अड्डे पे दोंगसू को बांध के रखा था और अब वो सिंगर को उसके सामने लाता है, जहाँ दोंगसू को उसकी ये हाल देख के काफी बुरा लग रहा था। वो उसे माफी भी मांगता है, पर सिंगर सोच रहा था कि ये उससे क्यों माफी मांग रहा है। अब जिन को यहाँ पता चल जाता है कि दोंगसू की बॉडी खुद को हील कर सकती है, जिसकी वजह से वो एक प्लान बनाता है और सोचता है कि वो तो कैंसर से वैसे ही मरने वाला है जिसका इलाज नहीं हो सकता, पर अगर मैं किसी तरह अपनी दिमाग को दोंगसू की बॉडी में डाल दूं तो मैं जिंदा रह सकता हूँ और इसमें ज्यादा रिस्क भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी बॉडी खुद को ही ठीक कर देती है और मेरा दिमाग इसके अंदर जाने के बाद भी ये मुझे ठीक कर देगी और ऐसा करने के बाद मैं रहूंगा तो मैं ही, पर एक अलग बॉडी में। इसके बाद वो सिंगर और दोंगसू को फ्रीजर में डाल के किसी एक इलीगल डॉक्टर को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ तो वो सिंगर दोंगसू के सामने ही दम तोड़ देता है, जो देखते हुए ये तो टूट ही जाता है और बड़ी खुशी से अपने हाथ तोड़ के आजाद हो जाता है, जो कि फौरन जुड़ भी जाते हैं। और बाहर लिसा वही जियान के साथ यहाँ पहुंच गई थी, जो कि जिन के बंकर जैसे बेसमेंट के दरवाजे तोड़ तोड़ के अंदर घुसने लगते हैं। वो आखिरकार दोंगसू को फ्री भी कर देते हैं और अब एक आखिरी बार जिन और दोंगसू आमने सामने आते हैं, जहाँ अपनी फेवरेट सिंगर की मौत की वजह से दोंगसू के सिर पे तो खून सवार था, पर ये भी कहाँ कम था। एक साइको किलर की बार्बरिटी किसी और ही लेवल पे रहा करती है।
पर एक अच्छी बात ये थी कि दोंगसू एक कनेक्ट है जिसके बॉडी कितने बार भी कट के कितनी गोली खा के भी ठीक हो जाती है और अब आखिरकार यहाँ दोंगसू जिन पे हावी होने लगता है। साथ में वो अपना आंख भी वापस ले लेता है। अब वो इसे मारने भी वाला था लेकिन वही डिटेक्टिव चोई यहाँ आ जाते हैं और इसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जिनको पुलिस को सौंप दे, जिससे ये मान जाता है और अब हमें लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन इतने ही देर में बाहर से कुछ आवाजें आने लगते हैं जहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर यहाँ आ गए थे, जिसका मतलब शायद अब सरकार इनके पीछे लगने वाली थी। पर यह बात यहाँ क्लियर नहीं किया जाता और वे लोग कौन हैं और वो इनको क्यों पकड़ना चाहते हैं, इसकी जवाब हमें शायद इस वेब सीरीज के सेकंड पार्ट में पता चलेगा, जहाँ इसी कंफ्यूजन के साथ ये सीरीज यहीं पे खत्म हो जाती है। अब इस पॉइंट में मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।